ये जो रिपोर्ट जिसका आप हवाले दे रहे हैं, ये इस साल की पहले 6 महीने से रेलेवेंट डाटा की रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में इस हवाले से सबसे बड़ा जो वाकया जहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरनेट को स्टाइफल किया है, उसको ब्लॉक किया है, वो 9 मई का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंटरनेट सिर्फ एक दिन के लिए ब्लॉक नहीं हुआ, बल्कि आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन 9-10 दिन तक जो सोशल मीडिया की कंपनीज की जो सर्विसेज थी, खुसूसन फेसबुक की सर्विस, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक के यूजर सबसे ज्यादा हैं। अगर पाकिस्तान में बाकी सोशल मीडिया की कंपनीज के यूजर्स की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं वो फेसबुक के हैं, व्हाट्सएप के हैं, व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, इसी तरीके से। तो ये कंफर्म बात है कि ये 9 मई के हवाले से ही ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज और जो जिस तरह सप्रेस किया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इंटरनेट की आज़ादियों को, तो पाकिस्तान इसलिए तीसरे नंबर पे गर्दाना जा रहा है एशिया के अंदर। और खसूसन उसका रेलेवेंस उन्होंने ये बताया है कि जो नए कवानीन पाकिस्तान ने इनेक्ट किए हैं उसके बाद डेफिनेटली वो साइबर क्राइम के जो कवानीन है उसके तनाजुर में, और जिस तरीके से गवर्नमेंट बगैर कवानीन का सहारे लिए बगैर भी बहुत सारे ऐसे आर्बिट्रेरी इकदाम करती है जिससे वो इंटरनेट को बंद कर देती है। तो ये वो बेसिकली ट्रेंड्स हैं जो कि डिस्टर्बिंग हैं पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, इंटरनेट की यूजर में तो कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस ये देखना है कि पाकिस्तान ने अपने आप को किस सफ में खड़ा करना है। क्या हम अथॉरिटेटिव रिजीम्स की सफ में, जैसे कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा किया गया है इस रिपोर्ट के जो अदाद-ओ-शुमार है वहां पर, या सऊदी अरब के साथ, या यूएई का आपने जिक्र किया, या चाइना के साथ, ये सारे अथॉरिटेटिव कंट्रीज हैं। यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान अपने इज अ प्रोक्लेम्ड डेमोक्रेसी, अपने आप को जमहूरियत प्रोक्लेम करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर जमहूरी इक़्तिदार उस तरीके से परवान नहीं चढ़ी हैं। तो जो हमारे अंदर डेमोक्रेटिक जो एक फुकदान है वैल्यूज का, उसको हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अगर हम जमहूरी माशरों की बात करेंगे तो इंटरनेट को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इवन के अथॉरिटेटिव कंट्रीज भी अपने मुल्क के अंदर किसी हद तक, जहां पर उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से खतरा नहीं होता, तो जहां तक इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल राइट्स की बात है, तो वो अपने लोगों को इंटरनेट तक की रसाई देते हैं। जैसे चाइना की मैं बात करूं, वहां पर उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं ताकि लोगों पर नजर रख सकें, क्योंकि जो एप्लीकेशंस और जगहों पर बनती हैं, वहां पर जो टेक्नोलॉजी है, वहां की टेक्नोलॉजी को सर्वेलेंस वहां पर नहीं की जा सकती, जासूसी उस तरीके से नहीं की जा सकती। इसलिए चाइना ने अपना इंटरनेट बनाया हुआ है, रशिया ने अपना इंटरनेट बनाया हुआ है, इसी तरीके से और अथॉरिटेटिव कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने अपने इंटरनेट बनाए हुए हैं। लेकिन अ, उसका उसका नुकसान ये है कि जो ग्लोबल विलेज के जो फवायद हैं, उससे फिर आपके लोग कट ऑफ हो जाते हैं, उससे फायदा नहीं उठा सकते। और अब आप देख सकते हैं कि इकोनॉमीज जिस तरीके से फैली हैं और ये फैल रही हैं हमारे इर्द गिर्द, अपने हमसाया ममालिक को देख लें। आज उनकी इकोनॉमी, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $100 बिलियन से तजावुज कर गए हैं। तो उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं किया दुनिया के साथ। अगर हमने आगे अपनी इकोनॉमिक और बाकी जो हमारे एरियाज हैं उसके अंदर, डोमेन्स के अंदर तरक्की करनी है, तो हम इंटरनेट को ब्लॉक नहीं कर सकते, हमें उसको फैसिलिटेट करना है। और फैसिलिटेट करने के साथ साथ अवाम को शऊर देना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी, जब वो इंटरनेट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है ये, अपना अपना इसमें प्रोग्राम में इसको मौजू बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक टाइम हुआ करता था पाकिस्तान में सेंसरशिप जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से होती थी। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको चिट्ठियाँ आ जाती थी, आपको प्रेस एडवाइस आया करती थी। बल्कि मुशर्रफ के दौर में जब तक मैं भी एक्टिव सहाफ़ी था, तो इस्लामाबाद में हमें भी बहुत तरीके से सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा 2007 में बिल्कुल बैन कर दिया गया था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तो बिल्कुल ऑफ एयर हो गए थे। तो लेकिन जब से इंटरनेट इवॉल्व हुआ है, तो मीडियम जैसे जैसे इवॉल्व होता जा रहा है, जर्नलिज्म की जहतें भी और उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी कम्प्लेक्सिटीज वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। और डेफिनेटली अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते इन सारी चीज़ों से, तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैप देखने को मिलता है डेफिनेटली। और ये जैसे आप सर्फ शाख की जो रिपोर्ट है आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वाकई ये बताया गया है। बेसिकली मैं बता दूं सर्फ शॉक है क्या। सर्फ शॉक एक कंपनी है इंटरनेशनल जो कि नेदरलैंड्स में बेस करती है, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जैसे वीपीएन्स का नाम आपने सुना होगा।
तो हम अक्सर वीपीएन तब यूज करते हैं जब कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन ब्लॉक होती है, तो हम उसको एक्सेस करने के लिए वीपीएन ऑन करते हैं। तो सर्फशॉक एक वही एप्लीकेशन है जिन्होंने नेट ब्लॉक्स, एक डिजिटल राइट्स की कंपनी है, ग्लोबल नेटवर्क है, उसके साथ इश्तराक करके पिछले साल से ये रिपोर्ट्स निकालनी शुरू की हैं। तो देखना इनका मकसद ये होता है कि दुनिया में कहाँ-कहाँ पर सेंसरशिप हो रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट की सर्विसेज को डाउनग्रेड करके। अब ये पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो कि रेगुलेटर है इंटरनेट का या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का, मोबाइल नेटवर्क्स का, तो वो क्या करते हैं, इनके पास मुख्तलिफ लॉज हैं जो कि वो यूज़ करते हैं, उसको सहारा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996, उसकी क्लॉज 54 सब सेक्शन 3, उसके अंदर सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब मुल्क में कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो और उसमें इमरजेंसी लग जाए मुल्क में, तो सिर्फ सदर के अहकामात के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज ब्लॉक की जा सकती है, उसका जवाज़ मौजूद है। लेकिन इसके अलावा और कोई जवाज़ मौजूद नहीं है कि हुकूमतें इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है, अब इंटरनेट एक ख़ास बैंडविड्थ पे काम करता है, जैसे कि 4G की सर्विसेज है, वो ख़ास बैंडविड्थ उसके ऊपर स्पीड आती है। तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, मुख्तलिफ इंटरनेट की जो कंपनीज़ हैं, जैसे सोशल मीडिया कंपनीज़ है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गया, या जितने बड़े-बड़े जो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो 4G की स्पीड होती है या ब्रॉडबैंड की स्पीड होती है, उसके बाइट्स को थ्रॉटल कर देते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। वहाँ से उनकी जो स्पीड जो उस वेबसाइट की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर लोग कनेक्ट करते हैं, सोशलाइज़ करते हैं, वहाँ पर इंटरनेट के बाइट्स को स्टाइफल कर देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं ताकि लोग उस वेबसाइट को एक्सेसाइज़ ना कर सकें। जब आपकी वेबसाइट को एक्सेसाइज़ नहीं आप कर सकेंगे, वहाँ पर जब बैंडविड्थ नहीं होगी, तो आप फिर वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, आप लाइव कैसे करेंगे, आप वहाँ पर ट्वीट्स कैसे या फेसबुक के ऊपर पिक्चर्स कैसे अपलोड करेंगे। तो ये सारे हरबे हैं आजकल के हुकूमत के पास कि वो इस तरीके से इन हरबों का इस्तेमाल देखें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से आपको पता है कि दुनिया में जो कवानीन यूएन के मौजूद हैं, जैसे आईसीसीपीआर है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके अंदर आर्टिकल 19 के तहत सहाफ़ी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या सहाफ़ती इदारे या प्रेस क्लब्स, वो यूएन को रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, और वहाँ पर अपनी जो ये सारे इश्यूज हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, वो आप वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने जब इस किस्म के लॉज को रेटिफाई किया हुआ है, तो वहाँ पर हर 4 साल बाद, 3 साल के साइकिल कंप्लीट होने के बाद हुकूमत अपना एक वर्जन बताती है कि हमने जो सिविल राइट्स हैं या शहरी आज़ादियाँ हैं या उस हवाले से पॉलिटिकल राइट्स है, सियासी जो हकूक है, उनके हवाले से क्या-क्या इकदामात किए हैं जिससे लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में सिचुएशन बिल्कुल उसके बरअक्स है। हमें हुकूमत वहाँ पर क्लेम करती है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं जो सिविल राइट्स के ऊपर काम करते हैं, एनजीओज़ की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो अपना किसी हद तक किरदार अदा करती हैं, लेकिन जो मीडिया के इदारे हैं, वो इस हवाले से रिपोर्टिंग और अल्टरनेट रिपोर्ट सबमिशन के हवाले से वो बिल्कुल उनकी कैपेसिटी ना होने के बराबर, उनको पता भी नहीं है कि इस किस्म के फोरम्स मौजूद है जहाँ पर दाद रसी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की जा सकती है। तो आई थिंक कि इन फोरम्स को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रेस क्लब्स को भी होनी चाहिए ताकि ये मसाइल हैं। हर मीडिया, जब भी मीडिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मुंतकिल होता है, तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर जिसकी डार्क साइड्स ना हो। इंटरनेट की डार्क साइड्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो मसाइल आपने कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से आपने डिस्कस किया, डिसइन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिबेट के अंदर बहुत बड़ा मसला है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ-साथ जो एक इल्लेजिटिमेट डिबेट है, एक लेजिट एक्सप्रेशन होता है और एक इल्लेजिट एक्सप्रेशन होता है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो दुनिया सारी इस हवाले से परेशान है, लेकिन ममालिक जितने भी हैं, डेमोक्रेसीज़, जमहूरियतें, वो जब भी हकूक के हवाले से कानून साज़ी की बात करती हैं, तो वहाँ पर वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखती है कि किसी का जो बुनियादी हक है, वो सल्ब ना हो। और यही दुनिया भर के अंदर, बल्कि कोर्ट्स भी इसी चीज़ को जब डिसाइड करते हैं किसी फैसले को, तो इसी रूह को सामने रखती है कि जो बुनियादी हकूक हैं, उनके ऊपर कदगन ना लगे, सिर्फ़ चैलेंजेज़ को एड्रेस किया जाए। तो डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से अगर आप हमें चैलेंजेज़ हैं, तो हम
ये हरगिज़ नहीं कर सकते कि किसी प्लेटफ़ॉर्म को बिल्कुल बंद कर दें। हमारे पास और मैकेनिज़्म मौजूद है। देखिए, अब आप एक और मौज़ू है जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है, डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, उसमें आप बात करें तो डिजिटल हाइजीन के हवाले से जो आपने ये क्वेश्चन रेज़ किया बहुत इम्पोर्टेंट है और सहाफ़ियों के हवाले से ख़ुसूसन हमने खशोगी का आपने केस उससे वाकिफ़ होंगे, सऊदी जी, जी। एक सहाफ़ी था उसके हवाले से और उसकी किस किस तरीके से कम्युनिकेशन टैप की गई और कौन-कौन किस तरीके से उसको सर्वेल किया गया और फिर उसका कत्ल हुआ। तो जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के हवाले से उनकी कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने व्हाट्सएप का स्पेसिफिकली पूछा, मैं आपको कहूँगा वो क्लेम ज़रूर करते हैं कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम चूँकि बिज़नेस कंपनी है, तो हुकूमत अगर माँगे कि किसी कम्युनिकेशन हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर बंदे की, तो वो उससे दरेग नहीं करेंगे, वो उसको दे देते हैं। उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इसलिए हम उसको सिक्योर नहीं कर डालते। उसके मुकाबले में सिग्नल को हम प्रेफ़र करते हैं। सिग्नल की एप्लीकेशन अगर आपने अपने सोर्सेज़ के साथ, हसास सोर्सेज़ के साथ अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में कम्युनिकेशन करनी है तो सिग्नल का इस्तेमाल करें और इस तरह की अच्छी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि सिविल सोसाइटी ने डेवलप की हैं और जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की मूवमेंट है डिजिटल स्पेसेस के अंदर, जो कि हमारी बहुत सारी लाइफ जो है अब डिजिटल स्फीयर में चली गई है। हमारी अब एक ज़िंदगी नहीं होती, 2-2 ज़िंदगियाँ होती हैं, तो हमें जिस तरीके से अपनी फिज़िकल लाइफ में अपने आप को सिक्योर करना होता है, डिजिटल लाइफ में भी उतना सिक्योर करना पड़ता है क्योंकि डिजिटल लाइफ के इम्प्लीकेशन डायरेक्ट हमारी फिज़िकल लाइफ के ऊपर है।